नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर, तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना पर आयोजित सम्मेलन में अपने विचार किए साझा। 2 दिवसीय सम्मेलन में 90 से अधिक विशेषज्ञों के सत्रों में भाग लिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा, कुछ ही सालों में 40 से भी ज्यादा देश आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना सम्मेलन में हुए शामिल। प्रधानमंत्री ने आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा, आपदा जोखिम प्रतिरोध के संदर्भ में सभी देशों से कि एक साथ मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदाओं से निपटने के लिए स्थानीय ज्ञान के साथ आधुनिक तकनीक बेहद जरूरी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर राष्ट्र प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदाओं से निपटने के लिए हमें एकजुट होने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत के दौरे पर आए भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ने द्विपक्षीय संबंधों सहित अहम मुद्दों पर चर्चा की। भूटान नरेश आज भारत दौरे के दूसरे दिन नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने राजधानी दिल्ली स्थित राजघाट पर राष्ट्रपति महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में भूटान नरेश से भेंट की। विदेश मंत्री ने ट्वीट में भूटान के भविष्य और भारत के साथ अनूठी साझेदारी को मजबूत करने के लिए भूटान नरेश के दृष्टिकोण की भूरी भूरी प्रशंसा की। भगवान महावीर की आज 2622वीं जयंती के अवसर पर नई दिल्ली स्थित एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में विश्व शांति सद्भावना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि ने भी शिरकत की। राष्ट्रपति मुर्मू ने देशवासियों को महावीर जयंती पर शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान महावीर ने सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह की शिक्षा देकर मानवता को राह दिखाई। राष्ट्रपति ने संदेश में कहा कि सभी देशवासी अहिंसा को आचरण में ढालें, प्राणियों के प्रति करुणा का संकल्प लें और प्रकृति का संरक्षण करें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महावीर जयंती के शुभ अवसर पर देशवासियों को बधाई दी और संदेश में कहा, भगवान महावीर की शिक्षा हमें शुचिता, करुणा, सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं। प्रधानमंत्री ने महावीर जयंती की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा, भगवान महावीर ने एक शांतिपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और समृद्ध समाज के निर्माण का मार्ग दिखाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान महावीर से प्रेरित होकर हम हमेशा दूसरों की सेवा करें, गरीबों और दलितों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती के अवसर पर अंबाला में गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। अंबाला में आयोजित भव्य शोभा यात्रा में हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी शामिल हुए। धार्मिक नगरी उज्जैन में भगवान महावीर की जन्म जयंती पर सोमवार को खाराकुआ स्थित जैन मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में महिलाएं आकर्षक वेशभूषा में शामिल हुई। खास बात यह रही कि यात्रा में शामिल बैंड का संचालन युवतियां कर रही थी। यात्रा में अलग अलग क्षेत्र से महिला मंडल शामिल हुए, जो कि भजन और गरबा करते हुए दिखाई दिए। यात्रा में मंगल कलश के साथ भगवान महावीर चांदी की पालकी में विराजित थे। असम के डिब्रूगढ़ में भी महावीर जयंती मनाई गई। इस अवसर पर एक शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में असम की सांस्कृतिक झलक देखने को मिली। शोभा यात्रा की अगुवाई असमिया परंपरा अनुसार बिहू दल ने किया। शोभा यात्रा में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के साथ जैन समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। महिला और बाल विकास मंत्रालय की दूसरी G20 एम्पावर की 3 दिवसीय बैठक आज से 6 अप्रैल तक केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित की जा रही है। बैठक का विषय महिला सशक्तिकरण, समानता और अर्थव्यवस्था के लिए एक लाभप्रद स्थिति है। बैठक की शुरुआत महिला सशक्तिकरण द्वारा आर्थिक समृद्धि ब्रिस्बेन लक्ष्य की ओर विषय पर एक पूर्ण सत्र के साथ होगी। इसके बाद कई पैनल चर्चाएं होंगी। केरल में आयोजित G20 एम्पावर की बैठक में महिला
सशक्तिकरण के लिए कॉरपोरेट संस्कृति की दिशा में कदम जैसे विषयों पर पैनल चर्चा के रूप में बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया जाएगा। 6 अप्रैल को आयोजित समापन सत्र प्रमुख निष्कर्षों की पहचान करने और G20 की सशक्तिकरण संबंधी प्राथमिकताओं पर आम सहमति के बिंदुओं के अनुरूप कार्रवाई पर केंद्रित होगा। भारत की G20 अध्यक्षता में 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन त्रिपुरा के अगरतला स्थित हपनिया इंटरनेशनल फेयर ग्राउंड में सोमवार को शुरू हुआ। 60 से अधिक प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। त्रिपुरा में आयोजित विज्ञान 20 सम्मेलन का शीर्षक स्वच्छ ऊर्जा के लिए हरित भविष्य रखा गया। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय सूद ने अपने प्रारंभिक संबोधन में कहा कि दुनिया अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रही है, इनके हल के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता। पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा B20 सम्मेलन नागालैंड के कोहिमा में आज से शुरू होगा, जो कि 6 अप्रैल तक चलेगा। G20 के सबसे प्रमुख संवाद समूहों में एक है B20, जिसमें कंपनियां, व्यवसायिक संगठन, प्रतिभागियों के रूप में लोग मौजूद। कोहिमा में आयोजित इस सम्मेलन में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, टूरिज्म और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुपक्षीय व्यापार साझेदारी के अवसर सम्मेलन का मुख्य विषय होंगे। B20 सम्मेलन के पूर्ण सत्र में बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू गवर्नमेंट बैठकों के साथ सत्र आयोजित किए जाएंगे। कर्नाटक के मांड्या में एक स्थानीय अदालत के निर्देश पर मांड्या ग्रामीण पुलिस ने कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष DK शिव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया। शिव कुमार ने एक रोड शो में लोगों पर नोट बरसाए थे। 28 मार्च को आयोजित प्रजाध्वनि यात्रा के दौरान मांड्या जिले के बेवनाहल्ली के पास शिव कुमार को कलाकारों पर 500 रुपए के नोट फेंकते हुए देखा गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बसवराज बोम्मई ने विरोध जताते हुए कहा था कि DK शिव कुमार चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। देश से फरार हुए टॉप गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने FBI की मदद से मेक्सिको में दबोच लिया। दिल्ली पुलिस ने देश से बाहर जाकर पहली बार किसी गैंगस्टर को पकड़ा। तमिलनाडु कोयम्बतूर में कॉटन बेड और सोफा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आज भीषण आग लग गई। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सोमवार को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें मास्क सहित कई तरह की पाबंदी लगाने का निर्णय लिया गया। अनिल विज ने कहा कि राज्य में 100 से अधिक लोगों की भीड़ वाले क्षेत्रों में मास्क पहनना अनिवार्य किया जाएगा, ताकि कोविड संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल और प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में सरकार ने वन्यजीव संरक्षण की दोनों अहम परियोजनाओं के वित्तीय खर्च को एक पहल के अंतर्गत एकीकृत करने का निर्णय लिया। राष्ट्रपति मुर्मू 7 अप्रैल को असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 2 दिवसीय गज उत्सव का करेंगे उद्घाटन। मौसम वैज्ञानिक सोमा सेन ने बताया कि राजधानी दिल्ली में आज भी तेज बारिश होने के साथ आंधी चलने की संभावना। तेलंगाना के शमशाबाद एयरपोर्ट पर तकनीकी दिक्कतों के कारण इंडिगो की बेंगलुरु से वाराणसी जाने वाली फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट में कुल 137 लोग सवार थे। सभी यात्रियों के लिए दूसरी फ्लाइट की व्यवस्था करने की घोषणा की गई। झारखंड के चतरा जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 5 खूंखार माओवादी मारे गए। नक्सलियों पर 25-25 लाख रुपए की इनाम की घोषणा की गई थी। भारत सरकार के जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल की अगर बात करें तो 8 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों में दिए गए हैं नल के कनेक्शन। जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद कुल 11 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों तक पहुंच चुका है जल। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह केंद्रीय बजट अनुमान के 14 लाख करोड़ के मुकाबले 16,60,000 करोड़ से अधिक रहा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। वित्त वर्ष 2022-23 में सकल कॉर्पोरेट कर संग्रह 10,04,118 करोड़ रुपए रहा। मेटा ने नए IT नियम 2021 के अनुपालन के लिए फरवरी महीने में भारत में फेसबुक से 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा कंटेंट को हटा दिया। गूगल अब विज्ञापनदाताओं के लिए कुछ सर्च विज्ञापनों पर नीले चेक मार्क प्रदर्शित करने का प्रयोग कर रहा है, जिन्हें गूगल विज्ञापनों द्वारा वेरीफाइड किया गया।
पिछले 5 वर्षों के दौरान एनएससी ने कुल 32 ब्रोकर्स को किया डिफॉल्टर घोषित, संसद में जानकारी दी गई। डेटा स्टोरेज वेस्टर्न डिजिटल ने बताया कि साइबर अपराधियों ने एक नेटवर्क सुरक्षा घटना के दौरान उनके सिस्टम से किया डेटा को चोरी। मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2022-23 में 13 लाख टन मैंगनीज अयस्क के उत्पादन के साथ पिछले वर्ष की रिकॉर्ड तुलना में 6% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की। मोएल वित्त वर्ष 2022-23 में 245 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय हासिल कर चुका है। देश में वित्त वर्ष 2022-23 में फरवरी तक 11 महीनों में 31 लाख टन से ज्यादा स्टील का उपभोग हुआ। पिछले वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 30 लाख टन था। वहीं वित्त वर्ष 2022-23 के पहले 11 महीनों में देश में करीब 25 लाख टन स्टील का उत्पादन हुआ। खनन मंत्रालय के मुताबिक देश के विभिन्न प्रमुख खनिज राज्यों में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान खनिज ब्लॉक्स की रिकॉर्ड संख्या में 105 नीलामियां की गई। राज्य में मध्य प्रदेश 2022-23 के दौरान 29 नीलामियों के रिकॉर्ड के साथ सबसे आगे रहा। एलन मस्क ने ट्विटर के चुड़िया वाले लोगों की जगह लगाई डॉजकॉइन वाले डॉग की तस्वीर। फिनलैंड औपचारिक रूप से अमेरिकी अगुवाई वाले सैन्य गठबंधन नेटो का सदस्य बनेगा। ब्रसेल्स में नेटो के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। फिनलैंड की सदस्यता का समर्थन करने वाला अंतिम देश तुर्की अपने आधिकारिक दस्तावेज अमेरिकी विदेश मंत्री को सौंपेगा। फिनलैंड का ध्वज नाटो में शामिल करने के लिए ध्वजारोहण समारोह नाटो के मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हश मनी मामले में आज सुनवाई। एक आपराधिक आरोप का सामना करने वाले ये पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे। पश्चिमी इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर सोमवार को 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। फिलहाल जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। टिकटॉक सुरक्षा चिंताओं को लेकर ऑस्ट्रेलिया इस सप्ताह सरकारी फोन पर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करेगा। ऑस्ट्रेलिया के गृह मामलों के विभाग ने दी इस मुद्दे को लेकर एक समीक्षा जानकारी। नासा ने चंद्र मिशन के लिए पहली महिला और पहले अफ्रीकी अमेरिकी को अंतरिक्ष यात्रियों के रूप में किया नामित। ये 50 से अधिक वर्षों में चंद्रमा के चारों ओर चालक दल की पहली यात्रा होगी। बहरीन ने गोल्डन लाइसेंस शुरू कर निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने की दिशा में उठाया महत्वपूर्ण कदम। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर ने नागरिकों के लिए बंदूक रखने और प्रयोग करने को बताया वैध। राष्ट्रपति गिलेर्मो ने बढ़ते अपराध और सुरक्षा का हवाला देते हुए कानून और नियमों के अनुसार नागरिक व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए बंदूकें रख सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। और पश्चिम बंगाल के गवर्नर इस वक्त जो हुगली क्षेत्र है जहां पर हिंसा हुई थी वहां का दौरा कर रहे हैं। आए सीधे चलते हैं वहां पर और देखते हैं कि राज्यपाल हुगली में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का किस तरह से दौरा कर रहे हैं। पुलिस चले আসছে पुलिस चले আসছে दादा नहीं सुन रहा ना दादा सुन लो थोड़ा सा आप थोड़ा सा लगी रहता है आपका कान आ रहा है थोड़ा सा सर इसको भी
जरूर यहाँ पर चिंता होती है जो हालात हावड़ा में बने, उसके बाद दृश्य में बने हैं, तो गवर्नर इस स्थिति को लेकर लगातार और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुगली में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत, जिस तरह से जो अपने कार्यक्रम थे दार्जिलिंग को उसको रद्द करने के बाद राज्यपाल वापस पहुंचे हैं हुगली और इस वक्त वो हिंसा के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इस वक्त किस तरह के ताजा हालात देख पा रहे हैं राज्यपाल वहां पर? देखिए, जैसे हम ही बात कर रहे थे कि राज्यपाल वहां की जो दौरा है उसको रद्द करके वापस कोलकाता आ रहे हैं, तो वो एयरपोर्ट से सीधा हुगली की तरफ रवाना हो गए। और एयरपोर्ट में मैं बता दूं कि उन्होंने जो स्टेटमेंट एयरपोर्ट में दिए हैं वो काफी सख्त और कड़ा स्टेटमेंट दिया है कि इस तरह की जो उपद्रवी है उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा और इस तरह के उपद्रव को किसी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये भी कहा कि समुदाय के लोगों को साथ में रहना चाहिए और इसके लिए उनकी सरकार जो भी है जो कदम उठाना है वो उठाएंगे। तो ये कड़ा जो है एक स्टेटमेंट देकर उन्होंने हुगली के लिए रवाना हो गया। तो ये एक मैसेज जाना चाहिए जो गवर्नर के तरफ से बताया जा रहा है कि एक मैसेज जाना चाहिए कि पिछले 6 दिनों से जो उपद्रव बंगाल की जगह जगह पर, चाहे वो हावड़ा में हो चाहे वो हुगली में होता जा रहा है और जिस तरह से लोगों को परेशानी उठाना पड़ रहा है, इसका एक मैसेज गवर्नर देना चाहते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि गवर्नर की मैसेज मतलब इसको माना जाए कि ये केंद्र सरकार की मैसेज है, ये होम मिनिस्ट्री की मैसेज है कि इस तरह की उपद्रव आगे से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा। और आप इंतजार करते हैं अगर ये उनका दौरा के बाद उन्होंने फिर से कुछ बताते हैं तो आप तक हम पहुंचा देंगे वो क्या कहना चाह रहा है और उनका क्या अनुभव है ये सब जगह देखने की बात। प्रसन्न जी, जितनी भारी पुलिस बल की तैनाती हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, लेकिन ये समझना जरूरी होगा कि अभी भी कुछ भी हो सकता है और इस तरह से जो सख्त संदेश जिसका जिक्र आप कर रहे हैं जो राज्यपाल वहां पर बोल कर आए हैं, उस लिहाज से अभी भी स्थिति को मेंटेन करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि स्थिति को मैंने सुबह भी बता रहा था, कल 8:30 बजे जब ऑफिस से फोन आया तो मैंने बोला निश्चिंत रहिए स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन रात को 9:30 बजे से स्थिति हाथ से निकल गए और फिर सुबह से हम लोग चिंतित हो गए। हम लोग बात कर रहे हैं, पूरे देश को खबर सुना रहा है कि किस तरह से इतने पुलिस तैनात होने के बावजूद भी जिस तरह से स्टेशन के ऊपर, ट्रेनों के ऊपर हमला हुआ है, ये काफी चिंताजनक बात है। मतलब कि सरकार के हाथ पे लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेदारी है वो क्या हाथ से निकल गई है। कोई भी किसी भी जगह पे निकलकर पुलिस की तैनात होने के बावजूद भी इस तरह के उपद्रव करने की साहस दिखा पा रहा है, ये काफी चिंता की बात है। देखना ये चाहिए कि गवर्नर की ये सख्त मैसेज के बाद क्या स्थिति बनते हैं। अभी भी वहां पे बहुत ही पुलिस तैनात किया गया है। अच्छा, दूसरी एक बात मैं बता दूं कि सुकांत मजुमदार बीजेपी की जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनका वहां पे एक धरना प्रदर्शन या प्रोटेस्ट रैली होने वाला था, पुलिस मंच तोड़ दिया है और कोई परमिशन नहीं दिया है। इसके बारे में भी हमें नजर रखना पड़ेगा कि सुकांत मजुमदार आगे जाके क्या करते हैं। शाम को 3 बजे उनका ये प्रोटेस्ट रैली होना था। बिल्कुल, तो जहां पर पत्थर चले थे वहां पर इस वक्त गवर्नर साहब खुद मौजूद है और जो दृश्य हम देख पा रहे हैं आपके माध्यम से प्रसन्नजीत, जहां पर वो पुलिस के अधिकारियों से बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उस वक्त क्या हुआ होगा और आगे क्या कुछ हो सकता है। तो जो हो गया है उससे तो बचा नहीं जा सका, लेकिन आगे ऐसा कुछ ना हो अप्रिय, उसके लिए रोडमैप कैसे तैयार होना है ये पुख्ता तौर पर चयनित करना बहुत जरूरी है। प्रसन्नजीत,
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहली बार है सीवी आनंद बोस साहब ने गवर्नर की जिम्मेदारी लेने के बाद किसी भी स्थिति का जायजा लेने के लिए वो मैदान में उतर गए। ये पहली बार हुआ है। तो मतलब ये समझना चाहिए कि जो उपद्रव पिछले कई दिनों से हो रहा है वो कितनी बड़ी है और गवर्नर साहब ने उसको किस तरह से संज्ञान में लिया है और किस तरह से अपना दौरा रद्द करके वो कोलकाता पहुंचे और एयरपोर्ट से सीधा यहाँ पे पहुंचे। तो मतलब पुलिस के ऊपर भी इसका एक दबाव, क्योंकि जो सरकार के ऊपर से लोगों की भरोसा उठने लगे हैं वो भरोसा वापस लाना काफी जरूरी है। चाहे कोई भी सरकार हो, कम से कम पहले तो उपद्रव को बंद करना जरूरी है, जो कि राज्य सरकार की तरफ से कोई कोशिश दिखाई नहीं दे रहा है, पुलिस की तरफ से कोई कोशिश दिखाई नहीं दे रहा है। और इसीलिए गवर्नर की अगर थोड़ा सा दबाव हो और तो ये जो आप मतलब बात कह रहे हैं ना विश्वास बहाली की, प्रसन्नजीत, ये बहुत अहम है। और जिस तरह से लगातार ये बात सामने आई है कि राज्यपाल साहब ने ये भी कहा है कि दंगाई जो है या फिर उपद्रवी जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और हम बंगाल की जनता के साथ है। देखिए, ये दोनों ही चीजें बहुत अहम है कि जिन्होंने गलत किया, उपद्रवी हैं, और जिन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, जिनकी वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, उनके खिलाफ तो एक्शन होगा ही। साथ ही साथ ये भी अहम है कि हम बंगाल की जनता के साथ है। तो ये दोनों ही चीजें बहुत अहम है एक गवर्नर के तौर पर, जिस तरह से अगर वो ये विश्वास दिला पाते हैं तो। बिल्कुल, देखिए समस्या इस बात की है कि हावड़ा की घटना के बाद मुख्यमंत्री की तरफ से बताया गया हम 45-50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सवाल ये उठे कि कौन लोगों को आपने गिरफ्तार किया। वीडियो में हम जैसे पत्रकारों की वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कौन कौन लोग है, क्या है, कौन पथराव कर रहा है, कौन आगजनी कर रहा है, ये सारे के सारे दिखाई दे रहा है। लेकिन वहां पे आरोप यह है कि इन लोगों को पकड़ा नहीं गया, पकड़ा गया है किसी दूसरे लोगों को सिर्फ नंबर दिखाने के लिए, नंबर को 45-50 बोलने के लिए। अगर तो इसमें क्या है कि इसमें लोगों की भरोसा उठ गया है। और अभी हुगली का उसके बाद तो यहाँ पे भी पहले दिन की बात, अगर दूसरे दिन इस तरह से पुलिस की मौजूद के बावजूद भी इस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो मतलब भरोसा उठ गया है। एक प्रशासन के ऊपर से भरोसा उठ गया और दूसरा एक दूसरे के ऊपर भरोसा उठ गए। तो गवर्नर की उन्होंने ये जिम्मेदारी समझ लिया कि एक तो प्रशासन की तरफ जो भरोसा है वो वापस लाना है और एक दूसरे की तरफ जो भावना है उसको वापस लाना है। प्रसन्नजीत, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है कि भाई जो उपद्रवी थे, जिन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को तो नुकसान पहुंचाई, उनके खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट हम मान सकते हैं। इससे पहले तो मुख्यमंत्री के तौर पर इस तरह का कोई बयान, कोई वक्तव्य सामने आया ही नहीं, जो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उन पर कुछ तो विश्वास उनको होता है कि भाई जो घटना हुई है वो अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, चीफ मिनिस्टर की तरफ से बयान तो आया ही नहीं, ऊपर से उन्होंने बताया कि आप देखिए 6 अप्रैल को क्या होता है, मतलब हनुमान जयंती है, हम सब जानते हैं। तो उन्होंने पहले से ही, मतलब जिस तरह से रामनवमी की सुबह उन्होंने जिस तरह की बयान दी थी और अभी 6 अप्रैल के बारे में वो कल बयान दे दिया, तो मतलब इसको तो लोग उसकाने की एक तरीका समझ रहा है, इशारा समझ रहा है। तो कोई ना कोई किसी को तो भरोसा दिलाना पड़ेगा और आखिर तक गवर्नर को ही मैदान में उतरना पड़ा भरोसा दिलाने के लिए। एक तरफ ये बताया जा रहा है कि हम गिरफ्तार कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो बता रहे हैं कि हम 6 अप्रैल के लिए इंतजार कर रहे हैं, उस दिन ना कुछ हो जाए। ऐसा तो कभी होता ही नहीं था, इतिहास में कभी हुआ ही नहीं है, तो आजकल होता क्यों है? तो चीफ मिनिस्टर की तरफ से ऑफिशियली बयान देकर उपद्रवी के ऊपर दबाव डालना जरूरी था, ऊपर से उन्होंने भड़काऊ भाषण दे रही है, तो इसीलिए गवर्नर को लगा होगा कि उनको ही मैदान में उतारना पड़ेगा और एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देके, एक कड़ा स्टेटमेंट देके उपद्रवियों को मतलब, लेकिन मुश्किल इस बात की है कि जिनके खिलाफ स्टेप लिया जाएगा और जिनको लेना है, मतलब पुलिस या राज्य सरकार को, वो क्या करे अभी ये देखना बाकी है हमारे लिए। और खास तौर पर जिस हिंसा वाली जगह पर हम देख पा रहे हैं कि राज्यपाल खुद मौजूद हैं, कानून व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है, आप भी वहां पर हैं। प्रसन्नजीत, आप क्या देख पा रहे हैं कि कितनी पुख्ता तौर पर जो पुलिस प्रशासन है वो कड़ाई से काम कर रहा है? खास तौर पर अगर देखा जाए कि अभी आने वाले दिनों में ऐसा कुछ ना हो, तो ये खाली महज आश्वासन देना नहीं है, क्या वाकई में अगर हम ग्राउंड पर बात करें, क्योंकि आप वहां पर हैं, मैं स्टूडियो में हूं,
तो आप बताइए हमें कि क्या वाकई में पुलिस उस मुस्तैदी के साथ काम कर रही है, एक रोड मैप लेकर चल रही है कि ऐसा कुछ ना हो? नहीं, देखिए, मैंने काफी दुख के साथ मैं बताना चाहूंगा कि कोई रोड मैप हमारे सामने अभी तक नहीं है, ना सरकार की तरफ से, ना पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई किसी तरह की रोड मैप नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, सबसे चिंताजनक बात है कि हर एक सरकार की एक खुफिया एजेंसी रहता है जिनके पास कुछ ना कुछ अंदेशा रहना जरूरी है। ना हावड़ा की मामले में, ना हुगली की मामले में, फिर से कल रात की जो घटना घटी, इस मामले में कोई अंदेशा पुलिस के पास नहीं पहुंचा। फ्लैग मार्च क्यों नहीं निकाला जब पुलिस को फ्लैग मार्च आज सुबह निकाला गया। हाँ, फ्लैग मार्च आज सुबह निकाला गया, जब सब कुछ हो जाने की बात कल पूरे रात लोगों को लाइन पकड़ के पैदल चल के अपना घर पहुंचना पड़ा। सारी रात पैदल चले लोग, ट्रेन लाइन बंद होने के कारण। उसके बाद आज सुबह RAF उतारकर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। तो मतलब ये हो सकता है कि गवर्नर वहां पे जाने की खबर इनको मिलने की बात दिखाने के लिए फ्लैग मार्च, जो भी हो, लेकिन इनके ऊपर भरोसा करना, क्योंकि इनके पास अभी भी कोई रोड मैप नहीं है। जब भी चंदन नगर कमिश्नरेट जो है वहां पे हाईकोर्ट ने इस राज्य से रिपोर्ट मांगी है इस पूरे प्रकरण पर, उसको लेकर क्या जानकारी है प्रसन्नजीत? 5 तारीख के बीच, मतलब काल तक ये रिपोर्ट देने की टाइम दिया गया है। अगर आज देते हैं तो उसका अपडेट हम करेंगे, लेकिन आज अभी तक ये रिपोर्ट दिया नहीं गया। कल तक टाइम दिया गया, कल तक हमें इंतजार करना पड़ेगा अगर आज नहीं दिया जाता है तो। और इसमें हुगली को भी शायद जोड़ दिया गया है हावड़ा के बाद। पहले हावड़ा का उपद्रव के बारे में रिपोर्ट मांगा गया था, लेकिन शायद बाद में ये हुगली को भी जोड़ दिया गया। प्रसन्नजीत, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों से हमको अवगत कराने के लिए। और साफ तौर पर ये हमारे संवाददाता थे प्रसन्नजीत जो बता रहे थे कि जो हिंसा प्रभावित क्षेत्र थे हुगली के, वहां पर जो राज्यपाल है पश्चिम बंगाल के, उन्होंने दार्जिलिंग में कार्यक्रम था उसे रद्द करके बदल कर वो यहाँ पहुँचे और उन्होंने यहाँ जायज़ा लिया है, सुरक्षा व्यवस्था का वो जायज़ा ले रहे थे। और उन्होंने कहा है कि वो बंगाल की जनता के साथ हैं और जो उपद्रवी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो फिलहाल एक्सप्रेस 100 में बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम।